This video is going to very useful for you if you are preparing for 2024 यूपीएससी। तो अभी हम सारे मिथ्स की बात करेंगे, सारी जितनी भी स्ट्रैटेजी है सबकी बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। ये वीडियो कंप्लीटली आपको सारे होलिस्टिक जितनी भी अप्रोच होगी उसको कंप्लीटली ये बताएगा। तो देखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे मिथ आपको देखने के लिए मिल रहा है। यूट्यूब जब भी स्क्रॉल करो आपको ये देखने को मिल रहा है कि यूपीएससी की ये कोचिंग करना जरूरी है, यूपीएससी बहुत टफ हो गया, यूपीएससी इज गेटिंग टफर दिस डे। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है, बट बिल्कुल इन सब मिथ से आपको दूर रहना है। ये सारे मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है। जितनी भी यूट्यूब पे आपको वीडियो दिख रहा है कि आप यहाँ से कोचिंग कर लीजिए, आपका ये तैयार हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा, ये तैयार, कुछ ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, एकदम 1% की भी ज़रूरी नहीं है। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि अगर यूपीएससी के लिए कोचिंग ज़रूरी, मैं तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए यही बोलूँगा कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू, इवन आप अगर 2023 के पेपर को भी देखे होंगे, तो अगर आपने जीएस की तैयारी अच्छे से की होगी, अगर आपने बेसिक चीज़ों को पढ़ा होगा, तो वो ओनली 3 क्वेश्चन भी डुएबल थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। आप अगर बेसिक आपका तैयार होता, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता, तो वो सारे क्वेश्चन डुएबल थे। बिल्कुल ऐसे, एटलीस्ट इतने तो डुएबल थे कि आप कट ऑफ को पार कर जाते। यूपीएससी में क्या 2023 में गलत था? वो गलत ये था कि जो सीसैट के पेपर में जो मैथ का पेपर था वो गलत मैं मान सकता हूँ, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था। बट अगर 2022 के पेपर को एनालाइज करें तो वो पेपर 2022 का भी पेपर ऐसे ही था, उसमें भी मैथ को टफ किया गया था, बट वो डुएबल थे, वो मैथ डुएबल थे, ये मैथ डुएबल नहीं था अगर आप इसकी अलग से तैयारी नहीं किए हैं तो ये चीज़ें थी। बट इन सब से दूर हट के हमको अलग सोचना है। आज से अब जितना भी टाइम है, आप प्लीज़ पहले तो आप इसके पहले जितनी भी चीज़ें बीत चुकी हैं आपके साथ, जो भी हुआ 2023 में, पेपर कैसा गया, खराब किया, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि आपको पता है कि अभी इस यूपीएससी में क्या हुआ। इधर आपको 24 इसमें आप 14,000 लोग इसमें अपीयर करेंगे, मेंस के लिए 14,000 लोग अपीयर करेंगे। इन 14,000 में से आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो 3,000 ही जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 3,000 में से आपको 1,000 लोगों का ही क्लियर होने वाला है। तो अभी भी इसमें से जितने भी लोग हैं वो 13,000 लोग इसमें से बाहर होने वाले हैं कंप्लीट तरीके से, वो भी आपके ही तरह से इसी फेज में आने वाले हैं। तो अब हम अगर ये चीज़ सोच के बैठे कि अभी मेरा पेपर बेकार गया है, ये होगा, यूपीएससी चेंज हो गया, यूपीएससी अब टफ होते जा रहा है, यूपीएससी निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, ये सब चीज़ें मिथ हैं और इससे आपको दूर रहना, बिल्कुल बच के रहना है। जितनी भी आपको कोचिंग सेंटर, जितने भी स्ट्रैटेजी वाली वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे दिख रहे हैं कि अब ये करना है, अब ऐसे करना है, अपना स्ट्रैटेजी प्लान ये चेंज करना, बिल्कुल भी मत देखिए, बिल्कुल उससे दूर रहिए। आप अपनी चीज़ों पर अगर फोकस करिए, आप अपने नॉलेज पे फोकस करिए। अगर वो सही था तो ये यूपीएससी भी अगला 2024 भी सिंपल वैसे ही होने वाला जो पिछले साल जितने भी यूपीएससी बीते हैं। बस थोड़े से प्लान की ज़रूरत है कि थोड़ी सी चेंजेस, बस जो हुआ उस पर हमको थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए, हमारे साथ ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स जो निकाले हैं ये लड़के, ये लोग आने वाले हैं, आप में मिल जाएंगे। ये दिसंबर तक तो लगभग 13,000 लोग मिल जाएंगे और बाद में और भी लोग मिल जाएंगे। फाइनल तक तो लगभग 2,000 और मिल जाएंगे आपके साथ। तो ये सब आपके साथ घुल मिल जाएंगे, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब हमको इनसे आगे निकलना है। आगे कैसे निकलना? अगर देखिए, यूपीएससी का जो सबसे जो क्रूशियल टाइम होता है, सबसे बेस्ट जो स्ट्रैटेजी आपकी होती है, आपको पूरे यूपीएससी की जर्नी में जो सबसे बेस्ट चीज़ होता है वो आपका मेंस का होता है। आपकी हमेशा से आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो मेंस के लिए ही होना चाहिए। कभी भी आप प्रीलिम्स को लेकर टिल्ट मत रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन केवल आपको पीवाईक्यू एनालाइज करके ही होंगे और वो टेस्ट दे के ही होंगे। उसके अलावा उसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप ये पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है। मैं जितनी भी आप एनालाइज कर लें, जितने भी साल के पेपर एनालाइज कर लें, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आप अगर करंट अफेयर्स को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर देंगे तो भी आपका प्रीलिम्स निकल सकता है, अगर आपका बेसिक तैयार है तो। और रही बात, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आप ये पढ़ लेंगे तो आपका ये निकल जाएगा, कुछ नहीं है। सब कुछ हमारे ऊपर है। कोई यूपीएससी कभी आपसे ये नहीं बोलता है कि ये बुक पढ़ लीजिए तो आपका ये निकल जाएगा। यूपीएससी बस आपको सिलेबस देता है, उस सिलेबस को तैयार करना। और यूपीएससी सिलेबस देता है तो वो भी मेंस के ही सिलेबस देता है, डिटेल्ड सिलेबस देता है, तो हमको मेंस पे ही फोकस करना है। तो ये 2024 जो होगा ना, ये पूरा फोकस हमारा मेंस पे होगा दिसंबर तक। दिसंबर तक तो हमको मेंस के अलावा कुछ देखना भी नहीं है।
पूरी तरीके से। और आज से किसी भी यूपीएससी के सिलेबस को अगर मेंस को तैयार करना तो आपको 6 महीने का टाइम इनफ टाइम होता है अगर पूरी तरह से तैयार करना है। लेकिन आप अगर एक फेज निकाल चुके हैं, ये बिगनर के लिए भी है और जो 1 साल निकाल चुके हैं यूपीएससी में उनके लिए भी है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको पीछे हटाइए, आज से आप अपना प्लानिंग पूरा करिए कि अगले 6 महीने आपको करना क्या है। सबसे जो बड़ी चीज़ें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फोकस करना है, वो ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर देखिए। ये सबसे पहले आपको ऑप्शनल फोकस करना है। आप अपने पूरे दिन का आप 60% टाइम अपने ऑप्शनल पे दीजिए, पूरा 60% पूरा ऑप्शनल पे होगा। आप यूपीएससी में अगर रैंक लाना चाहते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट है जो रैंक दिलाएगा, वो आपका ऑप्शनल हुआ, एसए हुआ और एथिक्स हुआ। यही 3 सब्जेक्ट आपको रैंक दिलाएगा, बाकी और जितने सब्जेक्ट है उसमें सब आप इक्वल एक ही लेवल पे हैं। GS1 GS2 GS3 ये 3 सब्जेक्ट में आप हमेशा से सबके इक्वल ही हैं, सबके इक्वल रहेंगे। इसमें क्या होता है कि आप GS1 GS2 GS3 में आप प्रीलिम्स वाला ओवरलैप पढ़ेंगे, वो वहाँ से तैयार हो जाएगा। बट फिर भी आपको ये 6 महीने में आपको पहले तो ऑप्शनल का सबसे बेस्ट नोट्स देखिए। ऑप्शनल का भी आप अगर कोचिंग देखिए, कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जिनकी कोचिंग जरूरी होती है, बट कुछ ऐसे ऑप्शनल जैसे सोशियोलॉजी हो गया, PSIR हो गया, इन सब की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे सारे नोट्स पड़े हुए हैं। आपको कोचिंग वाले भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। आप खुद इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी है, आपकी हिंदी इतनी अच्छी है कि आप खुद डिटेल जो होगा उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि आप उतना तो कर लेंगे आप, इसमें कोई वो नहीं। आप अगर एक सिंगल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो वीडियो डाल के आप उसका यूट्यूब पे उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, किसी भी चीज़ की कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है तब तक जब तक आपको उसके रिसोर्स मिल ना जाए। अगर रिसोर्स मिल जाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग करने के लिए। तो अगर आपका ऑप्शनल है, जैसे सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो उसके सारे रिसोर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसके PDF मिल जाएंगे। बस उसको रीडिंग करिए, नोट्स बनाइए अपने हिसाब से। पहले तो रीडिंग करिए, सबसे पहले रीडिंग करने के बाद से उसका नोट्स तैयार करिए। नोट्स कैसे तैयार होगा, रीडिंग करने के जस्ट बाद आप PYQ पढ़िए। ये देखिए कि उस टॉपिक से PYQ में क्या क्वेश्चन पूछा। ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एग्जैक्ट PYQ से क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट रिपीटिंग क्वेश्चन आते हैं, जो पिछले साल पूछा एग्जैक्ट वही रिपीटिंग क्वेश्चन आते हैं। तो आप उस ऑप्शनल का नोट्स बनाइए, नोट्स वैसा बनाइए जैसा वो PYQ पूछा है, उसी हिसाब से 250 वर्ड का है। आप 300, और सबसे बेस्ट सारे टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड के जितने भी मिल रहे हैं उतने डाउनलोड करिए। और सबसे बेस्ट आपका होना चाहिए वो नोट्स, मतलब सबका मिला के जितने भी टॉपर्स हैं उनकी आंसर में से सबसे कीवर्ड्स निकाल के हमको एक नोट्स तैयार करना है। ये अप्रोच होना चाहिए। आप बस PYQ को कम से कम, आपका अगर 10 क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, आप 10 क्वेश्चन को कम से कम 40 बार लिखिए, 50 बार लिखिए। इतना प्रैक्टिस करिए, बस केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। PYQ को केवल प्रैक्टिस करिए। ऑप्शनल आपका कोई नहीं रोक सकता, वो निकलेगा, अच्छा नंबर आएगा। ऑप्शनल के बाद से एसए हो गया। एसए में आपको नोट्स बनाना है सारे कोट का, जितने भी कोट आते हैं, जितने भी आपको मेन टॉपिक जो चलता है कोट आप तैयार करेंगे तो वो चीज़ें हो जाती हैं। कोटेशन जितने भी थोड़े बहुत तैयार कर लेंगे, या फिर कोई इसमें तो आपकी बस इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसको आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका वो सब सही हो जाएगा। और आप जितना भी, पहली बात, आप अगर कोई भी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उस सब्जेक्ट का बुक पढ़िए। कोई भी शॉर्टकट बिल्कुल मत पकड़िए। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो कोई PDF 10 पेज का 20 पेज का नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल मत पढ़िए। वो सबसे बड़ा गलती होगा कि आप अगर 10 पेज का PDF, वो आपका साल भर पढ़ लेंगे फिर भी याद नहीं होने वाला है वो। अगर आपको एंशिएंट, आप पहली बात तो आप कोई सब्जेक्ट छोड़िए मत, सारे सब्जेक्ट पढ़ने, कोई भी सब्जेक्ट नहीं। अगर यूपीएससी अगर ये सिलेबस में बोला है ये सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, पूरा भरपूर टाइम है, हम हर सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। और यही गलती होती है कि हम सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करते हैं। और अगर क्या हुआ कि अगर मिडेबल अगर हम छोड़ दिए और अगले साल यूपीएससी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उससे अगर पूछ दिया तो फिर हम यूपीएससी को ब्लेम करेंगे। बट ये गलती तो हमारी है कि हम उसको छोड़ रहे हैं, तो हमको वो छोड़ना नहीं है। पहली बात ये हुआ कि हम कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, सारा चीज़ कवर करेंगे। अगर यूपीएससी के सिलेबस में दिया है तो वो हम सब चीज़ें कवर करेंगे। द सेकेंड चीज़ ये कि आप शॉर्टकट बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको एंशिएंट पढ़ना है, आप 20 पेज का PDF बिल्कुल मत पढ़िए। आप एंशिएंट के लिए बुक मंगाइए, जैसे RS शर्मा हो गया, बेस्ट बुक है, अच्छी है। आप उसको रीड करिए, एक बार रीड करिए, 20 पेज का टारगेट रखिए। 20 पेज का टारगेट होगा, 15 दिन में आपका खत्म हो जाएगा वो पहली रीडिंग। 10 दिन में दूसरी रीडिंग खत्म हो जाएगा, 10 दिन में फिर तीसरी रीडिंग खत्म करिए। एक बुक को 4 बार अगर आप रीड कर लेंगे ना
तो आपको कहीं से कुछ छूटने वाला नहीं है, उसमें से कुछ नहीं छूटे। अगर एक दो क्वेश्चन अगर फिर भी उसके बाहर आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो टफ होगा, सबके लिए टफ होगा। बट ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये केवल आपका हिस्ट्री में काम नहीं आएगा। अगर पॉलिटी में ही कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम दिखा सकते हैं हिस्ट्री को लिंक करके। ऐसे में अगर पूछ रहा है तो हम कहीं से भी अपना हिस्टोरिकल चीज़ को लिंक करके दिखा सकते हैं। तो कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, उस सब्जेक्ट के बहुत डायमेंशन होते हैं, तो हमको सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्चुअल पे ही ध्यान देना है। तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगा कि हम जब बुक को रीड करेंगे। अब बुक की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है तो एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आप अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आप स्टैंडर्ड बुक ले लें तो आप इनफ है, वो रीड कर सकते हैं आप। उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगा, उसमें कुछ बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सब लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी ये इसको स्किप मत करिएगा कि आप कुछ रट रहे हैं, बिल्कुल से उसको रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि यूपीएससी हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। आपको साइक्लोन के कंडीशन को नहीं जानना है, आपको ये जानना है कि क्यों साइक्लोन इधर ही बनता है, क्यों साइक्लोन और कहीं नहीं बनता, क्यों उधर नहीं बनता। ये सब आप साइक्लोन बनने से हमारे मानसून पे क्या असर पड़ता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तभी बता पाएंगे आप रट के कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आपको शॉर्टकट नहीं करना है। आप मिडेबल है, एक क्वेश्चन पूछा है, कोई बात नहीं, हम पूरी बुक पढ़ेंगे। मिडेबल के लिए जो बुक होती है वो हम पूरा पढ़ेंगे। सतीश चंद्र की जो बुक आती है वो तो मैं फॉलो किया, मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप वो बुक अच्छी है, वो पढ़ सकते हैं आप लोग। तो पहला ये हुआ कि आपको ये करना है। थर्ड ये है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ये कि जितना हम पढ़े हैं, पहली बात तो आप जब पढ़ें तो तुरंत उस जितना भी, अगर आप सोशल लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो आप उसको एक बार रिकॉल करिए, उसको कनेक्ट करिए अपनी लाइफ से कि कैसे क्या आज की लाइफ में वो चीज़ें फॉलो होती हैं। क्या पहले के जैसे क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ग्रिड सिस्टम चलता था, जो वेल ड्रेनेज सिस्टम था, तो वो क्या अभी भी फॉलो होता है? तो अभी भी फॉलो होता है। अर्बन एरिया में तो अभी भी फॉलो होता है। तो कैसे वो लोग इतने डेवलप थे, उसको थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप सोचना पड़ेगा उसमें। तो उसको वो कभी भी नहीं भूलेगा, हमेशा से वो याद रहेगा, उसको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए किसी भी सब्जेक्ट को, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं, हर सब्जेक्ट को टाइम देना। अगर आपको ये लगता है कि हम मैप से 4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं होला। पहले बात तो ये 6 घंटे में यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी का ये ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा, 5 घंटे में ये तैयार, इससे तो बिल्कुल दूर रहना है। इकोनॉमिक्स से अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो करंट अफेयर से पूछता है, बिल्कुल नहीं पढ़ना करंट अफेयर से वो चीज़ें, कुछ नहीं होता। अगर इकोनॉमिक्स का आपको अगर तैयारी करना है तो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स तैयार करिए, वो बेसिक से ही क्वेश्चन पूछेगा। करंट अफेयर्स तो एक दो क्वेश्चन पूछे तो पूछे, नहीं पूछे तो नहीं पूछे। अगर बेसिक तैयार है तो सब तैयार है। सबसे ज़रूरी है बेसिक तैयार करना। आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक, 20 तक, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप कुछ करंट अफेयर से कुछ नहीं करने वाले हैं, वो रटने वाला चीज़ हो जाएगा और वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, वो 10 पेज की पीडीएफ से नहीं होगा। आप बुक मंगाइए, स्टैंडर्ड बुक, उस स्टैंडर्ड बुक का यूट्यूब से आप रेफरेंस लेके उसको तैयार करना पड़ेगा आपको। एक एक चैप्टर तैयार करना पड़ेगा हर चीज़ को। पहली बात तो सब्जेक्ट रेट करिए। इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट भी सब्जेक्ट है, साइंस टेक भी सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के बुक होते हैं और उस सब्जेक्ट के सिलेबस होते हैं, उस सब्जेक्ट के टॉपिक होते हैं, उसको हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक यहाँ से पढ़े, एक टॉपिक कहीं और से पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थर्ड चीज़ ये कि पेशेंस रखना है। ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, फिर कोई और पीडीएफ ला के दे दिया तो उससे पढ़ने लगे, फिर ये वाला छूट गया, फिर अगला कोई दे दिया तो उससे पढ़ने लगे। ये बिल्कुल नहीं करना है। बहुत बेवकूफ़ी होगी कि आप एक चीज़ के लिए 4 पीडीएफ पढ़ रहे हैं। एक स्टैंडर्ड बुक मंगाइए, 10 बार उसको रिवाइज करिए, बस वही करना आपको। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आपको। अगर आज 1 घंटा है, अगर एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो वो सब्जेक्ट को तब तक 1-1 घंटा देंगे जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। कोशिश ये करिए कि एक दिन में आप कम से कम ऑलमोस्ट आप ये कर सकते हैं कि कम से कम 4-5 सब्जेक्ट तो एक दिन में दे ही दें। जैसे कि 2-2 घंटा का शेड्यूल डिवाइड करिए। 2 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा कोई 1 घंटा से ज़्यादा मैक्सिमम आप 2 घंटा बैठ सकते हैं। 2 घंटे से ज़्यादा एक सब्जेक्ट बहुत बोर करने लगता है, तो एक सब्जेक्ट को 2 घंटे से ज़्यादा दिया भी मत करिए। 2-2 घंटे करके आप एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। 10 घंटा तो मिनिमम तो होता ही है स्टडी। 10 घंटे से कम तो फिर क्या ही स्टडी है। 10 घंटे तो अब जो बोलते हैं कि हाँ 8 घंटे में 6 घंटे पढ़ के मैं निकाल लिया,
होता होगा कोई रूल, पर मुझे नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो 10 घंटा तो आपको रखना पड़ेगा रूटीन। उस 10 घंटे का 8 ही घंटा अचीव होता है। तो 10 घंटे में आपको 2-2 घंटे का सब्जेक्ट ना, 5 सब्जेक्ट ऐसे तैयार होंगे। इस 10 घंटे में से 4 घंटा तो आप अपने ऑप्शनल को दीजिए, 6 घंटा जीएस को दीजिए। 6 घंटा अगर आप जीएस को दे रहे हैं, अब अगर आप 6 घंटा पूरा अगर ऑप्शनल को देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटा आप दीजिए जीएस को, 2 सब्जेक्ट तैयार करिए, आपका तैयार हो जाएगा। कोई उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सब्जेक्ट को हमेशा आप ट्रीट करिए जीएस वाइज, GS1, GS2, GS3। GS1 पहले तैयार करिए, इसके PYQ को देखिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, तब आपका ये क्लियर हो जाएगा। आप इसका नोट्स, पहली बात तो एक एक टॉपिक का, एक एक अगर सब टॉपिक है तो उसका भी नोट्स आपके पास होना चाहिए, फिर ये क्लियर होगा आपका। फिर GS2 पे मूव करिए, उसके एक एक टॉपिक सब टॉपिक का नोट्स बनाइए। पहली बात, बहुत ज़्यादा डेटा पे रिलाई नहीं होना, बिल्कुल नहीं। डेटा क्या करना है, एग्रीकल्चर है, 10-15 इसके स्कीम, 10-15 इसके डेटा एक छोटे से नोट्स में रखिए, ख़त्म। फिर उसके बाद से वुमेन पे है, एक 10-15 इसके 2-3 इसके डेटा, फिर 2-3 स्कीम, ख़त्म। चिल्ड्रन पे जो भी है 4-5 ऐसे आप नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि कल का कोई डेटा आया उसको लिख रहे हैं, मंथली डेटा लिख रहे हैं। आप पहली बात तो करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना बंद करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत रेलेवेंट हो, बहुत ही रेलेवेंट अगर लगे आपको कि इसका यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो ही आप बनाइए। देखिए करंट अफेयर्स तो मुझे लगता है कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं आज तक बहुत ट्राई किया हूँ पर कभी मैगजीन मुझसे याद होती ही नहीं है, तो मैं क्यों पढूँ उसको, कोई मतलब नहीं। मुझे 1% का उसका प्रोडक्टिविटी नहीं लगता। मैं केवल न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ क्योंकि पढ़ने की हैबिट बनती है उससे। उससे आपको वर्ड्स याद होते हैं अच्छे से, आपको इंग्लिश, आपका कॉम्प्रिहेंसन अच्छा होता है। प्लस आपको अगर कोई डेटा, कोई वर्ल्ड में क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होता है। तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर ही सफिशिएंट होगा करंट अफेयर्स के लिए। और उसके नोट्स बिल्कुल मत बनाइए, नोट्स उसी का आप लिखिए अपने नोट्स में जो डेटा बहुत रेलिवेंट लगे आपको, जो थोड़ा सा यूनिक लगे, दुनिया से हट के लगे थोड़ा। जैसे जापान अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ कर रहा है, तो वो अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक डेटा मिल गया, इसको लिख लेते हैं नोट्स में। ऐसा करना चाहिए हमेशा से। आप GS1, GS2, GS3 इस तरह से तैयार करिए। आप कभी भी ऐसे मत तैयार करिए कि पॉलिटी तैयार किया, इकोनॉमिक्स तैयार, GS के हिसाब से तैयार करिए चीज़ें। और हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट लेके ही तैयार करिए, बिना सब्जेक्ट वाइज आप ऐसे आप कुछ भी मूव मत करिए। पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज ही ट्रीट करना है, तो ये अप्रोच होना चाहिए। शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं लेना है। सिलेबस पहले देखना है, उसके PYQ देखना है, नोट्स तैयार करना है, रिवीजन करना है। ये 4 रूल्स जो होते हैं ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। आपको इन सब पे तो फॉलो करना ही है। ये चारों एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इनको फॉलो करना ही करना है। देखिए क्या बीता हमारे साथ उससे मतलब नहीं है, बट हमको पता है कि ये 6 महीने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रैंक यही 6 महीने ही दिलाने वाले। ये 6 महीने में जितना आप तैयारी करेंगे, जितना आप अपने मेंस पे फोकस करेंगे, यही आपको रैंक दिलाने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि रैंक दिलाने का काम मेंस ही होता है। आज अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली, आंसर राइटिंग एक आर्ट होता है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो कल को आपको अगर कोई नया क्वेश्चन भी मिल जाता है ना, तो उसको आप किसी भी तरह से हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं। आप एक बार अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, PYQ देखिए, फिर उस पर आंसर लिखिए, और एक बार उसको गूगल पे सर्च करके उसका आंसर देखिए कोचिंग वाले क्या बताएं। आपको उस कोचिंग वाले आंसर से ज़्यादा बेटर आपका आंसर लगेगा। जब ये दिखने लगे ना, तो आप समझ जाइए कि आप सही ट्रैक पे हैं, और वो बहुत जल्दी बदलाव आने वाला, मैं गारंटी देता हूँ कि ये होगा अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो। पहली बात तो आप अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट करिए। आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेट पैटर्न नहीं है कि ये ऐसे कर लिया तो निकल गया, वैसे कर लिया, वो रैंक में आ गया, नाम लिस्ट में नाम आ गया, तो इससे कोई जज नहीं कर सकता किसी को। आप जो कर रहे हैं आप उस पर फोकस करिए। आपका क्या अप्रोच है, आप कैसे PYQ को देख रहे हैं, आप कैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, आप कैसे, आपका स्ट्रैटेजी है, टारगेट कैसा है, आप अप्रोच कैसे रखते हैं, आप हिस्ट्री को किस डायमेंशन से पढ़ते हैं, ये सब कुछ आप पे रिलाई करता है। बिल्कुल मत देखिए किसी को। अगर आपके पास पॉलिटी की, आप बोलते हैं कि मेंस के लिए ये, अगर मेंस में अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप प्रीलिम्स निकाल के क्या करेंगे। आप ये 14,000 बच्चे अगर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इनमें से बस 3,000 लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे और 1,000 का सिलेक्शन होना। ये जितने भी 13,000 है ना, ये वापस बाहर होने वाले हैं। तो फिर सेलिब्रेट किस बात का, मुझे तो नहीं पता सेलिब्रेट किस बात का, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो आगे आने वाला है। और जो नहीं निकाला है वो भी फेलियर नहीं है,
वो भी एक एक बहुत बहुत वो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पा के रख बैठा हुआ है, उसको 1 साल का टाइम मिला है। अब इस 1 साल में मेंस की तैयारी इतनी ज़बरदस्त करनी है ना कि नेक्स्ट टाइम अगर हमको प्रीलिम्स निकले तो हमारा सारा तीनों निकल जाए और अच्छे रैंक से निकले, ये करना है। और ये चीज़ें तभी होंगी जब ये 6 महीने हम अपने पूरे एकदम से जी जान लगा के तैयारी करेंगे और एकदम से अप्रोच सही रखें, ताकि हम लगे कि रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं। दिसंबर में तक आपको ना ऐसा लगे कि अगर आज मेंस में बिठा दिया गया तो कल मेरा निकल जाएगा, ऐसा होना चाहिए। और ये चीज़ें एक एक सब्जेक्ट को टैकल करेंगे। जैसे कि जीएस 5 अगर हम देखें तो आपको जीएस में भी आप देखिए हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री है जो आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलेगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग से सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना पड़ेगा हमको। एनसीईआरटी 9th और 10th आप इसको पढ़ना पड़ेगा। इतना ही पढ़ लेंगे इनफ है, बट इसको पढ़ना पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते इसको। क्या पता यूपीएससी पोस्ट इंडिपेंडेंस पे 2013 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद पूछा था क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन कंटिन्यूस, उसके बाद से नहीं पूछा क्वेश्चन, लेकिन 4 क्वेश्चन एक ही साल पूछा वो यूपीएससी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस कोई पढ़ता नहीं है, सब स्किप करते हैं, बट उसको हमको पढ़ना है, क्योंकि वो कब पूछतेगा यूपीएससी हमको नहीं भरोसा है। कैसे हम मान सकते हैं कि वो अगले साल नहीं पूछेगा। तो हमको वो पढ़ना है अपने तरीके से, अपने पास से हमको तैयार होना है कि हम अपने कभी भी हम युद्ध में उतरेंगे तो पूरी तैयारी से उतरेंगे। ये नहीं कि हम ये तैयार कर लिए उसको स्किप कर देते हैं, उससे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जीएस 1 है, ज्योग्राफी ऑफ एनसीईआरटी से नहीं कर, केवल नहीं कर सकते हैं, आपको मैप भी जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस जाना पड़ेगा। जीएस 2 में, जीएस 3 में एग्रीकल्चर वाला पार्ट प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, मेंस में तो पूछता है वो चीज़। आपको इंडस्ट्री वाला एरिया, अब डिजास्टर जो है वो भी आपका एक अलग से टॉपिक हो गया, वो जीएस 3 में पूछता है। इंटरनल सिक्योरिटी आपका अलग से टॉपिक हो गया, उसको भी पढ़ना है। जीएस 2 में ही आपका आईआर है, उसको भी हमको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। ये सबके आपके पास सबसे पहले तो सबका आपके पास नोट्स होना चाहिए, कंसोलिडेटेड नोट्स हर टॉपिक का। पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हो सकता है। लेकिन मेंस में आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको पूरा डिफाइन करने वाली चीज़ें होती हैं, तो एक स्टेप उसमें आगे जाना पड़ेगा, उसका नोट्स तैयार करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें बनेंगी काम। तो पहली बात तो सबसे बड़ा पहले अप्रोच रखिए कि सबसे पहले हम अपना 6 घंटे जो है अपने ऑप्शनल को देंगे, 3-3 घंटे 2-2 घंटे का स्लॉट ले लेंगे तो भी ठीक है। 2 घंटा आप रीडिंग करिए एक पेपर 1 को, 2 घंटा पेपर 2 को, 2 घंटा आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, या फिर आंसर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लिखने का एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए। आप लिखना मत शुरू करिए, एटलीस्ट स्टार्ट करिए बस। 6 घंटा दे सकते हैं, मन करे तो 4 घंटा भी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टाइम आपको जीएस का देना है, जीएस 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके। सबसे पहले तो आप अगर एथिक्स स्टार्ट करते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप जीएस 1 2 3 भी कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग से एक एक जब आप जीएस 1 कर रहे हैं तो जब तक जीएस 1 ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना नहीं है। जीएस 1 के एक एक टॉपिक का, एक एक वर्ड का जो सिलेबस में लिखा है उसका, सब टॉपिक का भी हमारे पास नोट्स होना चाहिए, जिस नोट्स के भरोसे हम अपने आंसर को तैयार करेंगे, तो वो नोट्स से ही हमारा आंसर तैयार होगा। तो ये अप्रोच रखना है हमको। और ये 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है, और ये 2024 हमारा निकलेगा पूरे, और ये 6 महीने हम अपने 2024 के लिए ही देंगे। ये टाइम बीतने में टाइम, ये बिल्कुल नहीं टाइम आपके पास। 6 महीना कैसे बीतेगा अगर आप ये अप्रोच लेके चलते हैं तैयारी का, कैसे बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो सब लोग आपकी ही कतार में आ जाएंगे, और 2024 का कब प्रीलिम्स आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी फेब से भी स्टार्ट करते हैं, फेब या मार्च से भी स्टार्ट करते हैं, मार्च से भी इनफ होगा आपका तैयारी। उस मार्च अप्रैल में आपका 3 महीना इनफ है वो तैयारी, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस ही करना और पीवाईक्यू को देखना है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, सीसैट के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा, हर दिन आपको करना पड़ेगा, 1 घंटा देना पड़ेगा मैथ के लिए, हर दिन देना पड़ेगा, कैट लेवल का देना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी नेक्स्ट ईयर क्या करेगा मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। तो नेक्स्ट ईयर आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना, तो कैट लेवल का तो तैयारी करना पड़ेगा, जितनी भी टॉपिक है सबका तैयार करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन डुएबल होते हैं, इस बार भी थे, बट ठीक है, उसके बीच में बहुत सारे टफ क्वेश्चन थे जिससे वो चीज़ें हमको डुएबल क्वेश्चन भी भूल गए। बट आप बहुत ही टफ था, मुझे पता है कि बिल्कुल भी करने लायक नहीं था वो क्वेश्चन, बट हाँ इस बार हम सीसैट को भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो वो हमारा अप्रोच होना चाहिए। वो प्रीलिम्स के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होगी, केवल सीसैट को छोड़ के बाकी हमारा मेंस का तैयारी अच्छे से होगा, वो उससे हमारा प्रीलिम्स का तैयारी हो जाएगा जीएस वाला। तो ये अप्रोच रखना है, और इस बार हमको निकालना है, बिल्कुल साथ में निकालना है, 100% निकलेगा
बिल्कुल निकलेगा। कोई एकदम से ये 6 महीना जो आपका तैयारी है बिल्कुल यही निकालेगा आपको। और सब आपकी कतार में आएंगे, जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना वो सब इसी कतार में आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल निकलेगा आपका।